दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसका सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डिटेल से इन द सेंस कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बनने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट ऑफ चांसेस हैं, वो हम फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। हालांकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है अगर डिटेल से पढ़ें तो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपको जो मैं बताता जाऊँ वही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है मोहम्मद बिन कासिम का। क्योंकि भारत पर जब अरबों का जो आक्रमण हुआ था उस समय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में सिंध पर। ठीक है, सिंध पर विजय पाई थी इन्होंने और उस टाइम पे सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और चीज़ें याद रखनी तो रख सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बताऊं, वही मैं आपको समझाऊं। तो उसके बाद बात करते हैं तो महमूद गजनी या गजनबी, देखो महमूद गजनबी भी बोल देते हैं, महमूद गजनी, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से उठ के आता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। 27 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था और यानी 998 ईस्वी में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसे सौराष्ट्र भी बोल देते हैं फिलहाल में, जो महाराष्ट्र में है। और 1027 में अंतिम आक्रमण था जो जाटों के विरुद्ध किया था। महमूद गजनबी या महमूद गजनी बोल देते हैं। उसके बाद आता है नाम मोहम्मद गोरी। देखिए, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी गोर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गोर का शासक बना, यानी जो राज्य था उसका शासक बना शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, पूरा नाम है। अब यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था मुल्तान पे। ठीक है, उस टाइम, अभी तो मुल्तान पाकिस्तान में आपको पता भी है, लेकिन जब एक था उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में किया था। यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मोहम्मद गोरी के 3 युद्ध आपको याद रखने हैं, 1191 का, 1192 का और इसके अलावा 1194 का। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन से युद्ध थे। तो तराइन का पहला युद्ध था जो पृथ्वीराज चौहान, जिसमें विजय हुए थे, यानी पृथ्वीराज चौहान और इसके अलावा मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ और उस समय पे पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गया था। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी और वहीं पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और उस समय जो गोरी है यानी मोहम्मद गोरी, उसकी विजय हुई और जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया था। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें गोरी तो जीत जाता है और जयचंद है, राजा जयचंद का आपने नाम सुना होगा, वो हार जाता है। और उसके बाद मोहम्मद गोरी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश, अपने प्रदेश जहाँ से वो आया था इंडिया में, वहाँ पे वापस लौट जाता है। देखो, ये जितने भी जो अरब आए थे इंडिया में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई अपनी जो कम्युनिटी है उसका प्रचार करना, ठीक है ना, और इसके अलावा इंडिया में जो भी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लूटना, मारना, ठीक है ना, काटना, और इसके अलावा अपना धर्म का प्रचार करना, ये मुख्य उद्देश्य था इनका। लेकिन फिर उन्होंने लूटपाट भी करी। यानी मैंने आपको बताया ना कि महमूद गजनबी ने, जिसे महमूद गजनी भी बोल देते हैं, 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, जिसमें से सुपरलेटिव देखो सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था 1025 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे काम इन्होंने करे थे। तो उसके बाद इन्होंने जो इंडिया में लूटा, जो छीना, जो हड़फा, उनको वहीं पे यही नहीं, अपने जो गुलाम थे उनको छोड़ करके, यानी उनको सौंप करके और फिर वहाँ से चल दिए अपने प्रदेश। हालांकि जो मोहम्मद गोरी है उसकी हत्या कर दी गई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में। उसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। और हम यहाँ पे सबसे पहले जो गुलाम वंश की नींव रखी गई थी ना, ठीक है, गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था ये अपने गुलामों को, जितने भी गुलाम थे, जो गुलाम थे इनके, तो उनको ये सब कुछ छोड़ छाड़ के दे दा करके फिर चले गए थे अपने प्रदेश, तो इसलिए ही गुलाम बोल दिया जाता है। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी
ये बोल दी जाती है सल्तनत काल या फिर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल। इसके बाद मुगल्स आएंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पिछले जो एग्जाम में आपको पता भी है अंतिम मुगल शासक का नाम पूछ लिया था, जो पुराना 2021 का पेपर है उसमें आप देख भी सकते हैं, उसमें पूछा गया था। इसलिए ही ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें पूछा गया था कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको फटाफट से और सारी चीजें डिटेल वाइज बताता जाऊंगा। देखिए, सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली 5 वंश आए थे जो आपको याद रखने हैं, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसे इब्राहिम लोधी बोल दिया जाता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध, और उस टाइम पे बाबर जीतता है और उसके बाद फिर मुगल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है। तो मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ से अब पहले दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ये 5 वंश चले थे दिल्ली सल्तनत में, यानी 5 वंश इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जिन्होंने राज किया 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में, यानी गद्दी पे बैठे थे। अब गुलाम वंश में कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंट्स हैं, खिलजी वंश में कौन कौन से हैं, तुगलक वंश में कौन कौन से हैं, सैयद और लोधी वंश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक जिनकी मुख्य भूमिका रही है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ से क्लियर आउट करवा दूंगा। अब देखो, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किस वंश का रहा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं खिलजी वंश का। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का मतलब शासन रहा था। अगर सबसे ज्यादा शासन पूछ ले तो तुगलक वंश का रहा सबसे ज्यादा शासन 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी के बीच में। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर लेने हैं। सबसे कम शासन पूछे तो खिलजी वंश, सबसे ज्यादा शासन पूछे तो तुगलक वंश। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। मैंने आपको बताया था ना कि मोहम्मद गोरी सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने गुलामों को सौंप करके और फिर वो अपने प्रदेश चल दिया था, बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन 1206 ईस्वी में नींव रखी गुलाम वंश की, किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ भी लिया जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, इनको ही लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। राजधानी इसने लाहौर को बनाया, और लाख बख्श का मतलब क्या होता है कि लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला बोला जाता था, लाख बख्श की उपाधि इसको मिली थी। और गुलाम वंश टोटली चला कितना? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच में। अब यहाँ पे कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो गुलाम वंश है उसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। यानी गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी बोल दिया जाता है। वो गुलाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका संस्थापक था, इसीलिए इसका नाम जो है वो गुलाम वंश पड़ा। अगर देखो, यहां से पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले गद्दी पर बैठा था, उसके बाद यानी उसके मरने के बाद कौन शासक बना था, तो यहां से कई बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन यहां से गलत नहीं करना है। 8 महीने तक शासन किया था आराम शाह ने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार क्या कर देते हैं बच्चे, डायरेक्टली इल्तुतमिश करके आ जाते हैं, क्योंकि 8 महीने का बीच में शासन रहा था 1210 से लेकर के, और 1211 यानी बीच में आराम शाह का भी शासन रहा। बाद में 8 महीने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और बाद में गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश, इसलिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देखो, अगर बात करें कि जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसकी जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी। और हालांकि जो कुतुब मीनार है, ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार, उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति जो था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट में मैं दूंगा पक्का। ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब आपको मैं क्वेश्चंस देते रहूंगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो आप बताएंगे आराम शाह। ठीक है, बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद फिर गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। अब ये जो इल्तुतमिश था ये इल्बरी तुर्क था, जो 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ऐबक का गुलाम व दामाद भी था ये। ठीक है, ऐबक जो था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम भी था और साथ साथ में दामाद भी था। अब इससे जुड़े हुए आपको पॉइंट्स भी याद रखने हैं। जो इल्तुतमिश था इसने 40 गुलामों के दल का गठन किया था। इक्ता जो प्रथा है या इक्ता प्रणाली है वो इसने चलाई थी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली सल्तनत के अंदर
किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी? तो आप बता सकते हैं कि इल्तुतमिश ने करी थी। ठीक है, लाहौर से दिल्ली राजधानी बना दी इसने, क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पे? लाहौर में, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली यानी परिवर्तित कर दी। जब राजधानी लाहौर में थी तो उसको दिल्ली में राजधानी बना दी इसने। ठीक है, 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश के तुरंत बाद जो शासक बना यानी गद्दी पर बैठा वो फिरोज शाह था। ठीक है, और इसको रुकनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फिर एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जो गद्दी पर बैठी तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ये पहली मुस्लिम शासिका थी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 तक इसने शासन किया। जो पर्दा प्रथा है उसका त्याग किया था इसने, और पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहन करके दरबार में आती थी। इसकी हत्या करवा दी कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 में। ठीक है, इसकी भी हत्या करवा दी गई थी, क्योंकि मतलब मोस्टली क्या रहे ना कि भाई हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे। तो इस शासनकाल में दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल्स में मतलब मोस्टली ये रहे कि भाई हम गद्दी पर बैठेंगे, इसलिए जो अपने हैं उनकी भी हत्या करवा दी गई। तो ऐसा चला है, खूब चला है। ठीक है ना, तो इसकी भी हत्या करवा दी गई। कैथल हरियाणा में पड़ता है, उसके पास इसकी हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठता है रजिया सुल्तान के बाद। और यहाँ से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो ये बनेंगे, बलबन ने 40 गुलामों का जो दल रखने की प्रथा थी उसका विनाश कर दिया था, उसको हटा दिया था। राज दरबार में सिजदा और पाबोस की जो प्रथा है वो शुरू करी थी। ठीक है ना, झुक करके सलाम करने की, जो नमस्ते करने की जो प्रथा है ना झुक करके, वो सारी शुरुआत किसने करी थी? बलबन ने। ठीक है ना, तो सिजदा और पाबोस करना इसकी प्रथाएं शुरू करी थी बलबन ने। और फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज जो उत्सव है उसको भी प्रारंभ किया था बलबन ने ही। हालांकि जो बलबन है उसके दरबारी जो कवि थे फारसी कवि, तो वो कौन कौन से थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो आप बता सकते हैं बलबन के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो एक सूफी संत रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया उसके शिष्य थे ये आप यहां से याद रखेंगे कि अमीर खुसरो है वो किसके शिष्य थे? एक सूफी संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया उसके ये शिष्य थे। और हालांकि देखो तबला, जहां पे तबला और सितार इनका नाम आए तो इनका जो आविष्कार है अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का आविष्कार किया था, ये माना जाता है। तोतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। उसके बाद, और यहां से एक पॉइंट बच गया, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शम्मुद्दीन कमुरस था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शम्मुद्दीन कमुरस रहा है, जो बलबन के बाद रहा था। नेक्स्ट, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक राज करते हैं यानी गद्दी पर बैठते हैं। कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने स्थापना करी थी किसकी? यानी संस्थापक थे खिलजी वंश के। किलोखरी को राजधानी बनाया इन्होंने, और इसकी हत्या जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। यहां से अलाउद्दीन खिलजी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मूवी भी देखी होगी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मालिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी भी बोल दिया जाता है, किन्नर था, और इसको 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है ना, मालिक कफूर को। तो ये याद रखेंगे, आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी यहां से इंपॉर्टेंट है। नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है, दीवान ए मुस्त खराज यानी विभाग जो था, यानी राजस्व विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी स्थापना किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। बाजार प्रणाली लागू भी किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। कई बार एग्जाम में यह भी आ जाता है, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू करी थी? तो वो शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करी थी। ठीक है, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज्यादा जो शासन रहा है दिल्ली सल्तनत में तो वो रहा है तुगलक वंश का। सबसे कम किसका रहा है? खिलजी वंश का। तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1398 ईस्वी के बीच में अलग अलग जो शासक थे उन्होंने शासन किया, और इसी से स्थापना है वो करी थी, यानी संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी तुगलक भी बोल दिया जाता है। सिंचाई के लिए
कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली के पास तुगलकाबाद, आपने नाम सुना होगा, उस नगर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने ही करवाई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे, जिसे उलुग खां के नाम से जाना जाता है। दोआब में कर वृद्धि करी। दोआब यानी जो नदियां होती हैं, दोआब का मतलब यानी वाटर से जुड़ा, पानी से जुड़ा हुआ है, उस पर टैक्स लगा दिया। कृषि विभाग का निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी, ठीक है ना, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दी। सांकेतिक जो मुद्रा है उसका चलन भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और चांदी के टंके या टके के स्थान पर तांबे का टका यानी टके जो हैं वो चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी के शासनकाल में ही अरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी करी थी। ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरिहर और बुक्का ने, दोनों जो भाई थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, तो उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 4 प्रकार के टैक्स इसने लगाए थे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जजिया, जैकात, खराज और खम्स, जो 4 टैक्स थे, कर थे, वो किसने लगाए थे, कौन से शासक ने लगाए थे? तो आप बता सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, 4 टैक्स लगाए थे। सिंचाई कर लगाने वाला, जो सिंचाई पर जो है ना, अब सिंचाई करते हैं उस पर जो टैक्स लगाने वाला, कर लगाने वाला जो शासक था दिल्ली का, वो भी यही थे, फिरोज शाह तुगलक। आत्मकथा, कई बार पूछ लिया जाता है फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा का क्या नाम है, यानी ऑटोबायोग्राफी, तो फुतूहाते फिरोज शाही, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है कि ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, यानी खुद के द्वारा लिखी जाती है। तो फुतूहाते फिरोज शाही जो इनकी आत्मकथा थी वो इसने ही लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है सैयद वंश, जो आपके लिए बस सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, ज़्यादा इसमें कोई नहीं पूछा जाएगा, और ये तैमुरलंग का सेनापति था। खिज्र खां इसका संस्थापक था, सैयद वंश का खिज्र खां, जो तैमुरलंग का सेनापति था। और सैयद वंश है वो चला है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है लोधी वंश। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान वंश था जो लोधी वंश था वो, इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक शासन करने वाला, यहाँ पे मैं किसी वंश की, पर्टिकुलर वंश की बात नहीं कर रहा, मैं एक शासक की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में जिस गद्दी पर वो बैठा है, कि लॉन्ग पीरियड के लिए गद्दी पर बैठा, लगभग 38 साल तक ये गद्दी पर बैठा रहा, वो था बहलोल लोधी। हालांकि जब वंश की बात करते हैं तो आएगा तुगलक वंश, जिसका लंबा कार्यकाल चला, ठीक है ना, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने लॉन्ग पीरियड तक उस गद्दी को छोड़ा ही नहीं, तो वो था बहलोल लोधी, ठीक है। 38 साल तक, लगभग 38 साल तक गद्दी पर बैठा रहा, ठीक है, सर्वाधिक शासन करने वाला शासक था ये। उसके बाद सिकंदर लोधी आता है, जिसने आगरा की स्थापना करवाई, यानी आगरा को राजधानी भी बनाया। जो भूमि मापने के लिए जो पैमाना है गजे सिकंदरी, वो इन्होंने दिया। इसके अलावा गुलरुखी के उपनाम से बहुत सी कविताओं की जो रचना है वो भी इन्होंने करी थी सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी शीर्षक नाम दिया जाता था, ठीक है ना, गुलरुखी जो शीर्षक है उसके नाम से कई रचनाओं की, कई कविताओं की जो रचना है वो इन्होंने करी, किन्होंने? सिकंदर लोधी ने। उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो इसी का बेटा था सिकंदर लोधी का, उसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 में बाबर के साथ में, ठीक है। तो बाबर उसमें विजय हो जाता है और उसके बाद जो स्थापना होती है वो मुगल साम्राज्य की होती है, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो अभी तक आपको पढ़ना है क्या? दिल्ली सल्तनत, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनसे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस हैं वो आपको क्विज में मिल जाएंगे, जो जीके क्विज में आपको करवाता हूँ ना 20-30 नंबर की, उसमें आपको इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे, उनको जरूर अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि उससे आपकी एक थॉट प्रोसेस या IQ लेवल इंक्रीज होता है, आपकी याददाश्त वो बनी रहती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स और इसकी जो PDF है ये आपको मिल जाएगी PDF वाले सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे उसमें मुगल साम्राज्य, और उसमें बाबर जो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है ना, बाबर, और 1526 से लेकर के 1529 तक
जो युद्ध लड़ता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा बैठता है हुमायूं गद्दी पे। तो 1526, 27, 28 और 29 चार जो युद्ध हैं जो लड़े थे बाबर ने, चारों को चारों जीते थे इसने। तो उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो 1526 में इब्राहिम लोदी और जो बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, उसमें बाबर ही विजय हुआ था। उसके बाद इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।